नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कल आपने परसों हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था क्या ज्ञानेश कुमार के भाग्य का फैसला होगा। कल 11 नवंबर था। पूरे दिन सब लोग वोटों में व्यस्त थे और वोटों में व्यस्तता के साथ साथ ये प्रक्रिया आपके समक्ष नहीं ला सका। कल चुनाव आयोग की सुनवाई हुई, बड़ी लंबी बहस हुई और उस बहस का क्या नतीजा निकला है, क्या चुनाव आयोग करेगा, इस सब पर हम आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। बताएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ अब क्या कह रहा है कोर्ट, क्या रहा, क्या एसआईआर पे कहा, क्या होगा इसका बिहार चुनाव पर असर, क्या पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी, ऐसे ही रोज ये कहा जाता रहेगा, तारीख पर तारीखें होती रहेंगी, चुनाव आयुक्त अपनी मनमानी करते रहेंगे और चुनाव दर चुनाव ऐसे ही चलेगा। कल बिहार में ऐतिहासिक मतदान हुआ और मतदान फाइनल भी नहीं हो पाया, मतदान के आंकड़े भी नहीं आए। एग्जिट पोल ने एक दल को जिताकर सत्ता में पहुंचा दिया। क्या आंकड़े थे, क्या सैंपल साइज था, कुछ किसी ने नहीं बताया और बार बार आंकड़े गलत होने के बावजूद भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या होगा। आपको बता दें कि इन सब बातों के बावजूद भी कोई बोलने को राजी नहीं है, कोई कुछ कहने को राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा है, कह रहा है होश में आ जाओ, जवाब दो वरना पूरी प्रक्रिया रद्द कर दूंगा। जवाब दीजिए, चुनाव आयोग से बार बार कह रहा है कि जवाब दो मेरी बात का, वरना पूरी प्रक्रिया रद्द कर दूंगा, देखते रह जाओगे। आज जो सुनवाई होनी थी चुनाव आयुक्त वाली याचिका पर नहीं हुई। सुनवाई हुई चुनाव आयोग के खिलाफ, वो हुई डीएमके, सीपीआई माले, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जो नेताओं ने याचिका दाखिल की थी उस पर अदालत ने 2 हफ्ते में चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है तो फिर अब हम एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं डीएमके, सीपीआईएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने दाखिल की हैं। अदालत ने 2 हफ्ते में चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। आज ही चुनाव आयोग के नियुक्ति संबंधी याचिका पर भी सुनवाई होनी थी। उस पर सुनवाई में क्या हुआ, सुनी गई कि नहीं सुनी गई, यह भी हम आगे बताएंगे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल वागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में फिलहाल मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसे अगले आदेश तक रोक दिया जाए। साथ ही एआईएडीएमके की उस अर्जी को भी सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है जिसने उसमें चल रहे तमिलनाडु में एसआईआर अभियान का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो डीएमके की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में और बिना तय प्रक्रिया के की जा रही है। उन्होंने दलील दी है कि नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून के चलते भारी बारिश होती है। इस दौरान राजस्व अधिकारी जो वीएलओज, ईआरओज, एईआरओज के रूप में नामित हैं, बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त रहते हैं और जब बाढ़ राहत कार्यों में वो व्यस्त होंगे तो कैसे ईमानदारी से, कैसे सच्चाई से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे, कैसे हर गरीब का वोट सुरक्षित बचेगा, ये बताएगा कौन। सिब्बल ने कहा
मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों से दस्तावेज अपलोड करने, सत्यापन करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बहुत खराब है। आज भी हम कहते जरूर हैं कि मेक इन इंडिया में रहते हैं, हम कहते जरूर हैं नई इंडिया में रहते हैं, लेकिन आज भी नेटवर्क की सुविधाएं पूरी तरीके से लागू नहीं है, जब देश ने 5G को अडॉप्ट कर लिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में हमेशा कुछ न कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं चलती रहेंगी। उन्होंने टिप्पणी की, ऐसा लगता है जैसे पहली बार मतदाता सूची तैयार की जा रही हो। एसआईआर की प्रक्रिया देखकर यह साबित हो रहा है सभी राज्यों में जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं, पूरी मतदाता सूची नई तैयार हो। यह भ्रम करने का काम किसने किया है? यह बड़ी सोचने की बात है। मतदाता पुनरीक्षण का काम पहले भी होता था, सूचियां हर चुनाव से पहले नहीं बनती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रही है, लेकिन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से टाइम फिक्स होता था, सूचियां रद्दोबदल हो जाती थी, बन जाती थी, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। लेकिन इस बार लगातार आरोप प्रत्यारोपों के दौर से इस सभी बातों पर लगातार समस्याएं उठ रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये पहले भी यह काम करती आई है। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए। मैं भी इसको पूरा बात कर रहा हूं, अगर हमें कुछ भी गड़बड़ मिलेगी तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर देंगे। जी हां, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है, जो जल्द ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की नेता डोला सेन, सीपीआईएम नेता पी सनमुगम और कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी ने अपने अपने राज्यों में चल रहे एसआईआर अभियान को अवैध और असंवैधानिक बताया है। सिब्बल ने कहा, बिहार में हुए एसआईआर तमिलनाडु की प्रक्रिया की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने चुनाव आयोग से पेश होकर कहा कि आयोग 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करेगा। वहीं एआईएडीएमके ने इस पूरी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा, एसआईआर एक वैध और आवश्यक कदम है जिससे मतदाता सूची में फर्जी नामों की पहचान की जा सके, चुनाव की पवित्रता बरकरार रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब चुनाव आयोग के जवाब मिलने के बाद 26 और 27 नवंबर को याचिकाओं पर अगली सुनवाई होगी। कोर्ट अंतिम राहत यानी एसआईआर पर रोक की मांग पर भी सुनवाई करेगा और आगे कार्रवाई करेगा। हालांकि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सुनवाई थी, वो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस सुनवाई की अगली तारीख भी तय नहीं हुई है। इनकी नियुक्ति पर भी एक विशेष चर्चा होनी थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वैध है या अवैध है। इसको लेकर लगातार फरवरी माह से सुनवाई नहीं हो पा रही है और इस पर तारीख दर तारीख मिलती चली आ रही है। तो एक बार फिर सर्वोच्च अदालत से जाने माने और चर्चित वकील प्रशांत भूषण को फिर निराशा हाथ लगी कि जब 11 तारीख को इस केस का तारीख लगी थी, इस केस की तैयारी थी और फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये सवाल बड़ा है। क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी तरीके से टाली जाती रहेगी? प्रक्रिया कब रद्द होगी? इन जो प्रक्रिया पिछली बार भी बिहार एसआईआर की सुनवाई के दौरान भी जस्टिसों ने यही कहा कि अगर हमें प्रक्रिया में जरा भी खामी मिलेगी तो हम प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, और बाद में उनके द्वारा लागू कराए गए आधार को लेकर भी उन्हें कई बार चुनाव आयोग को कहना पड़ा, लिखना पड़ा। अंतिम में उन्होंने जब सख्त निर्देश दिया कि नहीं माना तो हम फिर विचार करेंगे आपकी इस प्रक्रिया पर, तब चुनाव आयोग ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया था। अब इस पूरी प्रक्रिया पर सभी लोग परेशान है। उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और कई राज्यों में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से इस पूरे मामले के खिलाफ ये याचिकाएं डाली गई हैं। तो देखना यह है कि इन याचिकाओं पर
कब तक काम होता है और कब तक इस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।